हमारा। अच्छा, ये यहाँ से ऋण को अंदर लिया है। ठीक ठीक। ऋण को अंदर लिया है, इसीलिए क्या हो गया है, चिन्ह परिवर्तित हो गया। ये ऋण धन हो गया, धन ऋण हो गया, और जो ऋण था वो धन हो गया। ठीक है। और ये भी धन था तो क्या हो गया, ऋण हो गया। इस प्रकार चिन्ह, ये वाला ऋण चिन्ह का क्या हुआ है, एंट्री हुआ है, अंदर में गुणा किया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो एक्स निकाल लिए, यहाँ पे 9 निकल जाएगा तो 9 निकाल लिए। फिर दोनों में देखो ये एक्स ऋण 12 कॉमन है तो एक्स ऋण 12 निकाल लिए, फिर एक्स ऋण 9 बचा। तो इस तरह एक्स के दो मान आए, एक्स का एक मान आया 12 और एक मान आया 9। ठीक है। और जब बोल रहा है कि यदि एक्स बराबर 12 हमने माना था, ठीक है, तो अभी उसको विज्ञान में अभी का मान कितना है, एक्स मतलब अभी तत्कालिक का तो 28 में जब 12 घटेगा तो हमको 16 मिलेगा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10 का मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, गणित, जो कि सीजी बोर्ड के अंतर्गत है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 3। ठीक है। विषय आपका गणित। तो इस अध्याय का नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है। तो इस अध्याय को हमने शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग अभी प्रश्नावली क्रमांक 2 में पहुंचे हैं। ठीक है। तो चलिए प्रश्नावली क्रमांक 2 के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं। तो यह बोल रहा है कि जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं है। ठीक है। ये हमें मान दिए गए हैं, तो इसको चेक करके बताना है कि समीकरण का मूल है कि नहीं। ठीक है। तो समीकरण के मूल से आप क्या समझते हैं, मूल है ना। तो एक्स का वह मान जिसे रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो, समीकरण का मूल कहलाता है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हमें एक के यहाँ पर पूरा मान दिया गया है। इन मानों को हम समीकरण में रख के देखेंगे और याद करेंगे कि ये जो दिए गए मान हैं एक के, ये सभी ये समीकरण के मूल हैं कि नहीं है। ठीक है। और इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक करके, कि मूल हम किसे कहते हैं, समीकरण का मूल। ठीक है। तो एक सकवा मान जो दिए गए समीकरण में रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष को बराबर कर दे। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। पहला है हमारा 2x स्क्वायर धन x माइनस 6 बराबर 0। ठीक, ये दिया गया है। इसके लिए दो मूल हैं, x बराबर 2 और x बराबर -3/2। ठीक है। तो चलिए मान को रख के देखते हैं। तो हम दो भाग में बांट लेते हैं इसे। 2x स्क्वायर धन x ऋण 6 बराबर 0, 2x स्क्वायर धन x ऋण 6 बराबर 0। ठीक है। तो इस तरफ हम रखेंगे x बराबर 2 और इस तरफ रखेंगे x बराबर -3/2। ठीक। तो यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 गुणा 2 का वर्ग धन 2 ऋण 6 बराबर 0। ये हो जाएगा 2 गुणा फिर 4 धन 2 ऋण 6 बराबर 0। ये हो जाएगा 8 धन 2 ऋण 6 बराबर 0। 10 ऋण 6 बराबर 0, मतलब 4 बराबर नहीं है 0 के। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि x बराबर जो 2 है ये वाला मूल नहीं है। इसको चेक करते हैं। 2 फिर ऋण 3/2 का वर्ग, यहाँ पे ऋण 3/2, ऋण 6 बराबर 0। गुणा करेंगे तो 2 गुणा यह हो जाएगा इसका वर्ग 9, इसका वर्ग 4 धन ऋण 3/2 ऋण 6 बराबर 0। यह हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 हो जाएगा आपका। इसको यहाँ से आप काट सकते हैं। 9 एकम 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा हमारा 9/4। फिर ये हो जाएगा ऋण 3/2 ऋण 6। ठीक। हर को बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देते हैं और यहाँ गुणा कर देते हैं 4 का और नीचे 4 का। ठीक है दोस्तों। अब इससे हमारा हर बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 6/4 और ये हो जाएगा 24/4 बराबर 0। मिला के लिखिए 9 6 ऋण 24/4 बराबर 0।
ठीक है। तो ये हो जाएगा ऋण 21/4 बराबर 0। ठीक है, तो देखो समीकरण क्या है, बराबर नहीं आ रहा है, ऋण 21/4 आ रहा है। आप इसको ऋण 21 बराबर 0 भी लिख सकते हैं, 4 इधर आके गुणा हो गया। ठीक, तो यहाँ भी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अतः हम लिखेंगे, अतः x बराबर 2 और x बराबर ऋण 3/2 दिए गए समीकरण के मूल नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हम लिखेंगे, मूल नहीं है। ठीक, तो पता चला, इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो ये मूल नहीं है। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला को देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल 2। समीकरण को लिखिए x स्क्वायर ऋण 4x धन 4 बराबर 0। ठीक है, इसके लिए दो मूल दिए हैं, x बराबर 2 और x बराबर ऋण 3। ठीक है, तो चलिए इसे पहले दो भाग में बांट लीजिए ताकि बनाने में आपको आसानी रहे। लिखते हैं समीकरण को दोनों तरफ x स्क्वायर ऋण 4x धन 4 बराबर 0, x स्क्वायर ऋण 4x धन 4 बराबर 0। ठीक है, इधर रखेंगे x बराबर 2, इधर रखेंगे x बराबर ऋण 3। रखते हैं तो हो जाएगा 2 का वर्ग ऋण 4 गुणा 2 धन 4 बराबर 0। यह हो जाएगा 4 ऋण 8 धन 4 बराबर 0। धन 4 और धन 4 8, फिर ऋण 8 बराबर 0। यह हो गया 0 बराबर 0। ठीक है, इसमें देखिए देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है इज इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये जो x बराबर 2 है, ठीक है, ये समीकरण का मूल है। ठीक है, x बराबर ऋण 3 के लिए चेक करते हैं तो हो जाएगा ऋण 3 धन 4 बराबर 0। फिर ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा धन 12 और 4, फिर ये है धन 4 बराबर 0। फिर हो जाएगा 12 4 16 और 9 25 बराबर 0। तो 25 जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः दिए गए समीकरण का मूल x बराबर 2 है तथा x बराबर ऋण 3 नहीं है। ठीक है, इतना आप बताएंगे कि x बराबर जो है ये मूल है और ये वाला मूल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हुआ। ऐसे आप चेक करेंगे, बहुत ही आसान है। समीकरण को 0 के बराबर लेना है और मान को रख कर हल करना है। ठीक, तो इसमें एक मूल है और एक नहीं है। ठीक है, ये वाला मूल है और ये वाला नहीं है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपका तीसरा वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए तीसरा है आपका, यहाँ पे लिखता हूँ हल 3। ठीक है, जो समीकरण दिया है x स्क्वायर माइनस 6x ऋण 12 बराबर 0। ठीक, इसके दो मूल दिए हैं, x बराबर ऋण 3 और x बराबर 4। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ -6x ऋण 12 बराबर 0 और फिर से 6x स्क्वायर ऋण 6x ऋण 12 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रखेंगे x बराबर ऋण 3 और यहाँ रखेंगे x बराबर 4। चलिए रखते हैं, तो 6 गुणा ऋण 3 का वर्ग ऋण 6 गुणा ऋण 3 ऋण 12 बराबर 0। आगे हल करेंगे तो 6 ये हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा ये ऋण और ऋण धन 18, फिर हो जाएगा ऋण 12, फिर हो जाएगा 0। तो हो जाएगा 9 छक्के 54 प्लस 18 ऋण 12 बराबर 0। 18 में जब 12 घटाएंगे तो इधर बचेगा 6 और इधर है 54, जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। तो ये बराबर नहीं है 0 के। ठीक, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डज नॉट इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो इससे ये पता चला कि ये जो दिया गया है x ऋण 3 यह मूल नहीं है समीकरण का। x बराबर 4 के लिए देखते हैं दोस्तों, x बराबर 4 के लिए तो x फिर हो जाएगा 4 का वर्ग ऋण 6 गुणा 4 ऋण 12 बराबर 0। फिर हो जाएगा 6 गुणा 4 का वर्ग हो जाएगा 16 ऋण 6 24 ऋण 12 बराबर 0। ये हो जाएगा 16 छक्का 96 माइनस 24 ऋण 12 बराबर 0। फिर हो जाएगा 96 माइनस 36 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 60 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यह भी क्या है, ये समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है दोस्तों,
तो हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर ऋण 3 और x बराबर 4 दिए गए समीकरण के मूल नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया कंप्लीट तीसरा वाला। चलिए अब अगला करते हैं चौथा को। प्रश्न क्रमांक 4, चौथा को लिखता हूँ मैं हल चौथा। ठीक है, ये है हमारा समीकरण। ठीक, इसके लिए हमें मूल दिए गए हैं x बराबर 0 और x बराबर 9/4। ठीक, समीकरण को लिखते हैं 4x² ऋण 9x बराबर 0। अब जो मान है मूल है उसको लिखेंगे x बराबर 0 और x बराबर 9/4। ठीक है, चलिए यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 4 गुणा 1 0, तो 0 बराबर 0 हो गया है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक, तब हम बोलेंगे कि ये जो x बराबर 0 है ये क्या है, समीकरण का मूल है। इधर भी चेक कर लेते हैं हम लोग, x के जगह में लिख के, तो 4 गुणा ये हो जाएगा 9/4 का वर्ग ऋण 9 गुणा 9/4 बराबर 0। ठीक है, 9 का वर्ग हो गया 81, 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16, फिर 9 गुणा 9/4 बराबर 0। इसको आप देखिए ये कट जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16, क्या आ गया ये आपका 81/4। ये फिर हो जाएगा माइनस 9 81/4। ठीक है, ये धन 81/4 और ये ऋण 81/4। ठीक है दोस्तों, एक धन 81/4 एक ऋण दोनों कट गया, तो बराबर में क्या है, 0 के बराबर 0। तो यहाँ भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो दोनों में मिल गए, तो लिखेंगे कि अतः x बराबर 0 तथा x बराबर 9/4 दिए गए समीकरण के मूल हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला में भी दोनों पक्ष बराबर हुआ और ये वाले मान में भी, इसलिए मूल है दोनों के दोनों। ठीक, तो ये आपका चौथा हो गया कंप्लीट। अब आपका पांचवा को देखते हैं, पांचवा प्रश्न को। पांचवा यहाँ पे लिखता हूँ मैं हल 5। यहाँ पे समीकरण है x² - 3√3x धन 6 बराबर 0। इसके लिए हमें मूल दिए हैं x बराबर √3 और x बराबर -2√3। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ समीकरण को x² ऋण 3√3x धन 6 बराबर 0। इधर वाले हम लिखेंगे x बराबर √3, इधर लिखेंगे x बराबर -2√3। ठीक है, चलिए लिखिए, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा 3√3 इंटू √3 प्लस 6 बराबर 0। इसको लिखो, फिर ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 गुणा √3 बराबर क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3, एक स्टेप और बढ़ा के लिख देते हैं √3 इंटू √3, और यहाँ भी हो जाएगा 3 और धन 6 बराबर 0। ये हो जाएगा 3 और फिर ये हो जाएगा 3 तिया 9 धन 6 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका ऋण 6, ये हो जाएगा धन 6 बराबर 0। दोनों कट गए तो क्या हो गया, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, है ना। मतलब x बराबर √3 क्या है, ये समीकरण का मूल है। ठीक है, आगे इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। तो -2√3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर -√3 -2√3, फिर ये हो जाएगा धन 6 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3। ठीक है, ऐसे लिखाएगा ये 2 का वर्ग ऋण 2 का वर्ग गुणा √3 गुणा √3, फिर ये हो जाएगा धन ऋण और ऋण है तो हो जाएगा 6, फिर √3 गुणा √3। ठीक है, धन 6 बराबर 0, फिर ये हो जाएगा आपका 4
गुणा 3 फिर धन 6 गुणा 3 फिर धन 6 बराबर 0, जाएगा 12 धन 18 धन 6 बराबर 0। ये आपका हो गया 36 बराबर 0, तो ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू हुआ राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पर x बराबर -2√3 इसका मूल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः x बराबर √3 समीकरण का मूल है तथा x बराबर -2√3 समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीक़े से ये आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हुए। जो बोला है कि मूल है अथवा नहीं वो जांच करना है, तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप जांच कर सकते हैं ताकि आपको कहीं भी कुछ भी परेशानी ना हो। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो आपको समझाने का प्रयास किया हूँ आपके समझ में आए हैं। ठीक है, वीडियो को आप रोक कर नोट्स बना लीजिए और वीडियो को अपने हिसाब से कम ज़्यादा स्पीड में भी आप देख सकते हैं यूट्यूब में। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10 का मैथ्स यानी कि गणित विषय पढ़ाता हूँ। ठीक, जो कि सीजी बोर्ड का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 कक्षा 10वीं का। ठीक है, कक्षा 10वीं का हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3। ठीक, जिसका नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक, द्विघात को अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक समीकरण, मतलब इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल आ जाएगा। वेरिएबल मतलब चर। ठीक, तो दोस्तों हम लोग इस अध्याय में प्रश्नावली क्रमांक 2 में पहुंचे हैं और इसे हम हल करते हुए प्रश्न क्रमांक 2 में पहुंच चुके हैं। तो चलिए इस प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक दो कहता है कि द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए हम इसका मूल ज्ञात करते हैं। तो मूल ज्ञात कैसे करेंगे, तो गुणनखंड विधि से हम मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ हल। ये ठीक रहेगा, हल। ठीक है, पहला वाला का जो दिया गया है उसे लिखते हैं x ऋण 4 x ऋण 2 बराबर 0। ठीक है, तो एक तरफ x ऋण 4 बराबर 0 लेंगे और इधर ले लेंगे x ऋण 2 बराबर 0। दोनों तरफ को हल करेंगे तो इधर आ जाएगा x बराबर 4। ठीक है, और इधर आ जाएगा पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 2। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका क्या रहा समीकरण का मूल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी अतः वर्ग समीकरण के मूल x बराबर 4 और x बराबर 2 हैं। ठीक, ये पहला वाला आपका हो गया, बहुत ही आसान था। अब दोस्तों हम दूसरा वाले को हल करेंगे। तो चलिए दूसरा वाले को हल कीजिए। दूसरा को लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखूँगा हल 2। ठीक, क्या दिया है 2x धन 3 फिर 3x ऋण 7, ये वाला बराबर 0। ठीक है, इसे दो भाग में आप यहाँ से डिवाइड कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि 2x धन 3 इसके बराबर भी 0 है और 3x ऋण 7 बराबर 0। ठीक, अब पक्षांतर कीजिए तो x 2x हो जाएगा, धन ये है तो ये ऋण 3 हो जाएगा इधर आके, और फिर x बराबर हो जाएगा ऋण 3/2। 2 भी इधर पक्षांतर हो जाएगा, पक्षांतर की क्रिया करेंगे तो x का 1 ये वाला मान आया, और इधर जब करेंगे तो ये 7 इधर धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, फिर x बराबर आपका आ जाएगा 7/3। ठीक, तो दो मूल मिल गए, तो लिख सकते हैं आपकी अतः वर्ग समीकरण के दो मूल x बराबर ऋण 3/2 और 7/3 है। ठीक है, दो मूल मिल गए। अब आपका जो तीसरा वाला है इसको करते हैं। तीसरा को लिखता हूँ दोस्तों मैं x ऋण 7 का वर्ग बराबर 0। ठीक है, अब ये वर्ग है तो इसे हम क्या करेंगे 2 बार लिख लेंगे। ठीक है,
दो बार लिखेंगे तो ये इस प्रकार से लिखाएगा, x ऋण 7 और x ऋण 7 बराबर 0। जैसे आप 2 के वर्ग को क्या लिख देंगे, 2 गुणा 2, ठीक है। अब x ऋण 7 को एक बार इधर ले लो, x ऋण 7 को एक बार इधर ले लो, दोनों का मान बराबर आएगा, x बराबर 7 और इधर भी आएगा x बराबर 7, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः समीकरण के मूल x बराबर 7, x बराबर 7 है। ठीक दोस्तों, ये आपका हो गया तीसरा। चौथा को बनाते हैं। चौथा प्रश्न आपका क्या कहता है, देखिए। चौथा जो है वर्ग समीकरण के रूप में दिया है, इसे गुणनखंड के रूप में हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हल चौथा, दिया है x² माइनस 11x बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ लिखिए कि दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। जब आप तुलना करेंगे तो आपको यहाँ पर a का मान 1 मिलेगा, b का मान मिल रहा है ऋण 11 और c का मान कुछ नहीं है, तो हम इसको लेके चलेंगे 0 है, ठीक है। तो अतः हम क्या करेंगे, एक वर्ग समीकरण का इसके हिसाब से निर्माण करेंगे। तो ये 1x² ऋण 11x धन 0 बराबर 0, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आती है मध्य पद को किस प्रकार से तोड़ा जाए। तो दोस्तों इस समीकरण में आप देखिए कि यहाँ पर जो मध्य पद है, ठीक है, वो तो 11 ही है, इसको तो हम तोड़ ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो c है तो c बराबर 0, और यदि हम तोड़ेंगे तो हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि b को इस प्रकार तोड़ा जाए कि a और c का जो गुणा आएगा वो क्या रहेगा, बराबर आएगा। तो यदि हम a और c का गुणा करेंगे, a का मान है 1, c का मान है 0, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मध्य पद को तोड़ने से नहीं बनेगी, ये हमें बता रहा है, ठीक है। मध्य पद तोड़ने से नहीं बनेगा, तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको इसी प्रकार लिखकर हम उभय निष्ठ निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से x निकाल लेंगे बाहर, फिर यहाँ पे बचेगा 1x और यहाँ बचेगा 11, फिर हो गया ये 0। अब उसके बाद इसे हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक x बराबर हम 0 लेंगे क्योंकि गुणज है 0 का, x बराबर 0, ठीक। तो ये आपका एक मान आ जाएगा x बराबर 0, और यहाँ पर x ऋण 11 बराबर 0 लेकर हल करेंगे तो x का एक मान आ जाएगा 11, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, केवल यहाँ पे क्या लेते हैं, उभय निष्ठ लिया गया है, ठीक है, x कॉमन, ठीक। तो दोस्तों ये आपके दो मान आ गए, तो आप लिख सकते हैं कि अतः वर्ग समीकरण के दो मूल x बराबर 0 तथा x बराबर 11 हैं। ठीक दोस्तों, ये आपका हो गया चौथा वाला। अब चलिए पांचवा प्रश्न को हल करते हैं। पांचवा, यहाँ पे लिखूंगा हल 5। क्या दिया है, समीकरण दिया है x धन 12 का दोनों का वर्ग बराबर 0, ठीक है। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, x धन 12 वर्ग है, दो बार लिख दिए, ठीक है। अब इसे दोनों गुणनखंड बराबर हैं तो इसके मूल भी बराबर ही आएंगे। अब आप x धन 12 को एक बार इधर हल करेंगे, x धन 12 बराबर 0 और इधर x धन 12 बराबर 0, ये आ जाएगा x ऋण 12 और यहाँ भी आ जाएगा x ऋण 12। समीकरण के दोनों क्या है, गुणनखंड बराबर हैं तो दोनों मूल बराबर आए, तो लिख सकते हैं कि अतः समीकरण के मूल x बराबर ऋण 12, x बराबर ऋण 12 है। ठीक दोस्तों, यह आपका पांचवा वाला हुआ कंप्लीट। अब जो अंतिम है उसे हम देखते हैं, छठवां। यहाँ पर लिखते हैं हल 6। ये तो गुणनखंड के रूप में दिया है, x है, फिर x धन 1 है 0,
इस प्रकार से लिख लेंगे दोनों मूल को, ये बहुत ही आसान है। x बराबर 0, ये तो खुद ही आ गया अपना, ठीक है। x बराबर 0, ये एक मूल मिला आपका लिए तो, और इधर x धन 1 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः समीकरण के मूल x बराबर 0 तथा x बराबर ऋण 1 है, ठीक दोस्तों। तो ये आपका जो प्रश्न क्रमांक 2 था, ये पूरा कंप्लीट हुआ। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है। आपको क्या है इसमें गुणनखंड, ठीक है, इसको देखना है, और यदि नहीं दिया है तो उसे हल करके लाना है, उसके बाद उसके दो मूल मिल जाएंगे, ठीक है। आपको दोनों को 0 के बराबर लेके हल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश साहू, जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं, और मैं आपको क्लास 10 का मैथ्स पढ़ाता हूं, बड़े सब्जेक्ट जो कि सीजी बोर्ड का है, ठीक। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रश्न दिया है आपके सामने, जो कि प्रश्नावली क्रमांक 2 का है और अध्याय 3 का है। हम पढ़ ही रहे हैं इसको पूरा शुरू से, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए ये क्या बोलता है प्रश्न जो है, ये बोल रहा है कि क्या √2 समीकरण x² + 2x - 4 = 0 का एक मूल है, ठीक है। मूल है कि नहीं ये हमें याद करना है, ठीक है। तो इस समीकरण के हम दो मूल याद कर लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं, दिया गया है, ठीक है। अब जो दिया है उसे लिखेंगे, तो जो समीकरण है x² + 2x - 4 = 0, ठीक। अब इसे गुणनखंड के रूप में लाइए, तब इसका मूल पता चलेगा। तो ये इसको तोड़िए, ठीक है। तो किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो जो a और c का वैल्यू है, यहाँ पर 1 और 4 है, तो 4, तो ऐसा कुछ करिए कि ये 4 के फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला समीकरण में जब हम ये मध्य पद को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 3 - 1 लिख सकते हैं, +1 - 3 लिख सकते हैं, ठीक है। -1 और -1 लिख सकते हैं। तो इन सभी से जो AC है, AC बराबर है 4 × 1, A का मान है 1, C का मान है 4, तो जो 4 है वो किसी भी प्रकार से इनके जोड़ों में हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के ऐसे यदि प्रश्न पूछ लिए जाएँ और आपको परेशानी हो, तो आप ज़्यादा वक्त न गंवाएं, और इस प्रकार से जो हम इसका हल बता रहे हैं उसका आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि जो समीकरण होता है उसे लिखिए कि दिए गए समीकरण की तुलना जो ax² धन bx धन c बराबर 0 ये समीकरण है, इससे हम क्या करेंगे, करने पर तुलना करेंगे, तो यहाँ पर हमें मान प्राप्त हो जाएगा कि a का मान 1 है, b का मान 2 है, और c का मान है ऋण 4, ठीक है। ये हमें 3 मान प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, जिसे आप आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे, या इसी अध्याय के आने वाले बिंदुओं में पढ़ेंगे, जिसे मैं आपको बताता हूँ। सूत्र होता है x बराबर -b फिर प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a, ये आपका एक फार्मूला होता है। आने वाले वीडियो में हम आपको इसको पढ़ाएंगे। तो आप इससे भी आप इसका मान को आसानी से निकाल सकते हैं कि x का क्या मान आ रहा है, ठीक है। तो मान को रखेंगे, तो x बराबर यहाँ पे b का मान है 2, तो ऋण b, फिर धन ऋण, फिर b वर्ग, तो 2 का वर्ग ऋण 4, a का मान है 1 और c का मान है ऋण 4, और नीचे में है हमारा पूरा का 2, a का मान है 1। ये हो जाएगा -2 + माइनस, अंदर को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा ऋण और ऋण धन 16, ठीक है। और फिर नीचे में आपका है 2, ऋण 2, फिर धन ऋण, ये हो जाएगा 16 और 4 √20, ठीक है दोस्तों, बटे 2। अब यदि आप √20 को निकालना चाहें तो 2 दहाम 20, 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, √20 को अंदर में ये अभी 2 का वर्ग हो गया, फिर ये 5, ठीक है, और बटे 2, यहाँ x ऋण 2 धन ऋण
2 का वर्ग है तो 2 बाहर आ गया, अंदर में 5 रहा रूट के, फिर 2। अब आप देखिए कि 2 क्या है, यहाँ पर भी हमारा 2 है और यहाँ पर भी हमारा 2 है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ के रूप में निकालेंगे। तो ये 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा फिर ऋण 1 धन ऋण अंडर रूट 5 और नीचे है 2, फिर ऊपर और नीचे का 2 हो गया कैंसिल। तो आपका जो मान आया x बराबर 2 मान आएंगे ऋण 1 धन अंडर रूट 5, ये वाला एक रहेगा। और आप इसमें यदि ऋण को लेंगे तो ये इस प्रकार से मान आएगा, ठीक है। तो देखो ये समीकरण का जो मान आया है वो इस प्रकार से हमारे 2 मूल आ गए, ठीक है। जो समीकरण हमें दिया गया है इसके 2 मूल मिल गए, लेकिन हमें बोला था कि वर्ग समीकरण के तो 2 ही मूल होते हैं। ये पूछा था क्या क्या रूट 2 इस समीकरण का एक मूल है, तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। इतना तो पता चल गया। तो बहुत ही आसानी से यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो बिना टाइम वेस्ट किए आप इस प्रश्न को इस प्रकार से भी हल कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों एक और विधि के बारे में बताते हैं। इस प्रश्न को हल करने का एक और विधि हम बताते हैं, ठीक है। तो फिर से लिखिए यहाँ पर हल तीसरा, ठीक। अब जो समीकरण हमें दिया है इसमें पूछ रहा है कि जो क्या रूट 2 इस समीकरण का एक मूल है, ठीक है। तो मूल को और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं आप, शून्यक, जिसे रखने पर क्या हो जाता है, समीकरण का मान शून्य हो जाता है, ठीक है। तो इस अवधारणा को आप ले रखते हुए इसे हम मूल मानेंगे कि माना जो रूट 2 है वह समीकरण का एक मूल है, और उसके बाद हम उसे गलत साबित कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना रूट 2 समीकरण एक्स स्क्वायर धन 2x ऋण 4 बराबर 0 का एक मूल है, ठीक है। यह हमने मान लिया। फिर अतः, ठीक है, अतः क्या होता है कि यदि समीकरण में उसके मूल अथवा शून्यक दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। लेकिन चेक उसको क्या करते हैं, जब मूल को रखते हैं तो दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं, ठीक है। इसको कैसे चेक करते हैं, दोनों पक्ष बराबर आएगा। समीकरण का जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड हो क्या होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। यदि हम मूल को चेक करेंगे किसमें, समीकरण में, ठीक है। और दूसरा चीज़ होता है शून्यक। तो इससे क्या होता है कि समीकरण का मान शून्य हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि मूल क्या है, शून्य क्या है, ठीक है दोस्तों। आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, इस अध्याय के प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक। तो हम इतना मान के चल लिए हैं कि जो है वो समीकरण का क्या है, वो मूल है। अब यदि यह एक मूल है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि समीकरण यदि अंडर रूट 2 समीकरण एक्स स्क्वायर धन 2x ऋण 4 का मूल होगा, तब समीकरण में मूल का मान रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 2 समीकरण का एक मूल है, ठीक है दोस्तों। ये आप समझ जाइए कि यदि ये जो रूट 2 है यह समीकरण का यदि मूल है तो इसमें जब रखेंगे तो इस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग मान के चले हैं कि अंडर रूट 2 समीकरण का मूल है, इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को लेंगे समीकरण का, है ना, और मान को रख के देखेंगे। तो अतः, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर क्या रखेंगे, हमने रूट 2 रखेंगे हम, ठीक है, माने हैं। तो x बराबर जब रूट 2 देखेंगे तो आ जाएगा रूट 2 स्क्वायर धन रूट 2x ऋण 4 बराबर 0, ठीक है, ये हो जाएगा।
√2 गुणा √2 धन √2x ऋण 4 बराबर 0। ये हो जाएगा 2, क्योंकि आपको पता है कि √2 और √2 क्या होता है, 2 होता है। तो रूट हट जाता है कोई भी संख्या के लिए, तो 2, फिर धन √2x फिर ऋण 4 बराबर 0। और ये हो जाएगा फिर √2x ऋण 2 बराबर 0। ठीक है, तो आप देखिए कि कोई भी तरीका से इसमें देखिए कि दोनों पक्ष बराबर नहीं हैं। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं है, अतः √2 समीकरण x² धन 2x ऋण 4 का मूल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो तरीके मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। और ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब हम समीकरण को चेक करते हैं, जब हम कोई भी समीकरण को यदि हमें समीकरण को चेक करना है, तो हमें एक तो शून्यक देगा, ठीक है, और या तो मूल देगा। ठीक है, शून्यक के रूप में देना है तो क्या होगा कि जो समीकरण है, समीकरण का मान क्या आ जाएगा, समीकरण का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप मूल से चेक करेंगे तो समीकरण के दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। ठीक है, तब हम कहेंगे कि वह मूल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है जो मैंने समझाने का प्रयास किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, गणित। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस है वो हमारा CG बोर्ड का है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल मतलब क्या होता है, चर राशि। ठीक, तो चलिए हम प्रश्नावली 2 को हल कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम प्रश्न क्रमांक 4 में पहुंच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4 को हल करते हैं। तो यह बोलता है कि वर्ग समीकरणों का गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे हम, गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़ेंगे, मध्य पद तोड़कर। ठीक है, प्रश्न के अनुसार हम विधि का उपयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हल करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे प्रश्न क्रमांक 1। ठीक, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं हल पहला। अब जो हमें दिया है उसे हम लिखते हैं 9x² ऋण 3x फिर है -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसमें जो मध्य पद तोड़ने की क्रिया होती है, जैसे 3 टर्म है A B C। ठीक है, तो हमें इसमें मुख्य रूप से ये देखना होता है कि B को इस प्रकार से तोड़ें कि A गुणा C, ये हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 है। ठीक है, 3 B के जगह में, A के जगह में क्या है, A के जगह में है 9, फिर C के जगह में क्या है 2। तो इनका क्या है 18 आ रहा है जब गुणा होगा तो। ठीक है, अब ये 3 को इस प्रकार से तोड़ेंगे, ऐसी संख्या जिनका गुणनफल 18 हो। ठीक है, तो एक 6 है, एक 3 है, दोनों का गुणन करेंगे तो क्या मिलेगा, 18 मिल जाएगा। और ये इसमें क्या है, जब 6 में 3 घटाएंगे तो हमें 3 भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह एक क्रिया होती है मध्य पद तोड़ने की। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9x का वर्ग, फिर इसको हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं कि यदि ऋण 6x में हम धन 3x को घटा दें तो हमारे पास ऋण 3x बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। अब जो उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, कॉमन लेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे। कोष्टक भी आप लगा सकते हैं इसे। तो देखिए इसमें से मैं 3 निकाल देता हूँ, 3x, तो यहाँ बच जाएगा 3 3 9 होता है तो 3x यहाँ बच जाएगा। फिर 3 दूनी 6 तो यहाँ 2 बच जाएगा। यहाँ से धन 1 निकालते हैं तो 3x ऋण 2 ऐसे रहेगा। अब दोनों में से ये 3x ऋण 2 कॉमन है, फिर ये बच गया 3x धन 1। ठीक है, अब दोस्तों देखिए हमारे पास 2 गुणनखंड है, यहाँ आप पूरा बराबर में 0 ही लिखिए। तो दोनों गुणनखंडों को हम 0 के बराबर लेकर चेक करेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम लोग लेंगे ये वाले को 3x ऋण 2 बराबर 0 और इधर लेंगे 3x धन 1 बराबर 0। तो ये जब होगा तो x का मान इधर 2 धन में हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x का क्या मान मिल जाएगा हमको 1 2/3। और इधर जब देखेंगे तो x बराबर ऋण 1 फिर बटे 3। ठीक है दोस्तों, तो एक साथ हमारे दो मान मिल गए। तो प्रश्न हमको बोला था कि उनके मूल ज्ञात कीजिए समीकरण के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आपकी, अतः वर्ग समीकरण के मूल x बराबर 2/3 और x बराबर ऋण 1/3 है। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों पहला वाला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम हल करेंगे दूसरे वाले प्रश्न को। ठीक, दूसरे वाले को हल करते हैं। तो दूसरा वाला प्रश्न है हमारा 4x वर्ग धन 5x बराबर 0। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कि ये वाला जो प्रश्न हमें दिया है इसमें क्या है, a का मान 4 है, b का मान 5 है और c का मान कुछ नहीं तो क्या है 0। और यदि हम इस प्रकार से निकालेंगे तो b का मान ac के बराबर हो तो ac क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और b क्या है 0 नहीं है। तो b 0 के बराबर नहीं है प्रश्न में, क्योंकि b का मान क्या है, b का मान तो 5 है। तो इसको हम गुणनखंड मेथड से नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन से मेथड से बनाएंगे, तो जो एक श्रीधराचार्य सूत्र है जिसका नाम यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5x धन 0 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक लाइन लिखेंगे कि इसको आप समीकरण 1 बोल दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, जब हम तुलना करेंगे दोस्तों तो हमें मान मिल जाएगा a का मान 4, b का मान 5 और c का मान 0। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, एक सूत्र है, ठीक है, जिसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, ये गणितज्ञ का नाम है। तो इसका जो सूत्र है वो इस प्रकार से होता है, x का यदि मान निकालेंगे वर्ग समीकरण में तो x का मान निकालने के लिए होता है सूत्र -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac फिर सबका बटा में क्या है 2a। तो इस सूत्र में हम मान को रखते हैं। ठीक है, तो देखिए b का मान है 5 तो यह हो जाएगा ऋण 5, फिर धन ऋण, फिर b का मान है 5 तो हो जाएगा 5 का वर्ग, फिर 4 गुणा a का मान है 4 और c का मान है 0, फिर नीचे में 2 और a का मान है 4। ठीक है, इस प्रकार से हल होगा तो ये हो जाएगा x फिर -5 प्लस माइनस, फिर ये हो जाएगा हमारा 5 का वर्ग, बस बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये वाला तो क्या हो गया 0 हो गया, 0 से गुणा हुआ तो x बराबर -5 प्लस माइनस ये वर्ग है तो एक अन्नी से बाहर आ जाएगा, और नीचे में हमारा ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों हमारे पास दो कंडीशन लागू होंगी, दोनों कंडीशन को लिखता हूँ मैं, ऐसे हम चेक करेंगे कि धनात्मक लेने पर, इधर हम सबसे पहले लिखेंगे कि हम धनात्मक ले रहे हैं, इधर चेक करेंगे ऋणात्मक। ठीक, अब इधर x बराबर ये ऋण 5, दोनों में से हम धन को लेंगे फिर 5/8 और इधर x बराबर ऋण 5, इधर ऋण को लेंगे ये 8। ठीक है, हल कीजिए तो ये हो जाएगा प्लस माइनस आपस में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x का मान 0, और दोस्तों इधर x बराबर ये हो जाएगा ऋण 10/8, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 चौका 8 2 पंचे 10, x बराबर ऋण 5/4। ये आपका दूसरा मूल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अतः वर्ग समीकरण के मूल x बराबर 0 और x बराबर ऋण 5/4 है। ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरा वाला प्रश्न भी हल हुआ। ठीक है, वीडियो को रोक कर आप इसे
नोट्स बना लें और समझते चलें। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। इसे तीसरा है हमारा 3x² माइनस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें तो ठीक है, तो मध्य पद को तोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे c है और यहाँ पे b है। ठीक है, तो b बराबर क्या रहेगा, a गुणा c। तो a का मान क्या है, 3 गुणा 10, तो ये हो जाएगा हमारा इधर 30। तो b को ऐसे तोड़ना है, मतलब 11 को ऐसे संख्याओं में तोड़ना है कि जब जोड़ और घटाव हो तो वो क्या मिल जाए हमको, 11। ठीक है, दो संख्या a और c के बीच, और जब इसी 11 में गुणा की क्रिया हो तो वो हमको क्या मिलना चाहिए, वो हमको मिलना चाहिए 30। ठीक है, तो ऐसी संख्या हम देखते हैं। तो देखिए 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 धन 5, ये हो गया 11, और इसको 30 लाने के लिए 6 गुणा 5 30, मिल गए हमको दो संख्या। ठीक है, ये दो संख्या हमको मिल गए। ठीक, तो चलिए अब इन दो संख्या मिल गए तो दोनों से हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। क्या मिले, 6 और 5। तो मध्य पद को तोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं मध्य पद तोड़ने पर। ठीक है, जब मध्य पद को तोड़ेंगे तो किस प्रकार तोड़ेंगे, 3x² माइनस 6x, और ये हो जाएगा फिर माइनस 5x, दोनों जोड़ कर 11x गुणा होगा तो हो जाएगा 30, ये हो गया 10 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोष्टक लगा सकते हैं आप चाहें तो इस प्रकार से। अब उभयनिष्ठ लेंगे, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेंगे तो देखो इसमें 3 उभयनिष्ठ है, 3x, तो यहाँ बच जाएगा x फिर माइनस 2। ठीक है, यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह को कोष्टक में लिए धन को, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऋण हो जाएगा। अब उभयनिष्ठ लेते हैं तो इसमें 5 निकल जाएगा हमारा, तो यहाँ बच जाएगा x ऋण 2, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर से देखो तो इसमें x ऋण 2 कॉमन है, फिर इधर है 3x ऋण 5। ठीक है, गुणनखंड हमको मिल गए। अब बारी बारी से दोनों को चेक कर लेते हैं। x का 2 मूल निकल जाएगा, समीकरण का 2 मूल निकल जाएगा। तो यदि हम x ऋण 2 बराबर 0 लें तो x का मान मिल जाएगा हमको 2, और यदि 3x ऋण 5 बराबर 0 लेंगे तो x का मान निकलेगा 5/3। ठीक है दोस्तों, तो 2 मूल मिल गए तो लिख सकते हैं आप, यतः वर्ग समीकरण के मूल x बराबर 2 और x बराबर 5/3 है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को रोक कर इसे नोट कर लेंगे। अब हम आपका अगला प्रश्न हल करेंगे, चौथा। चलिए चौथा प्रश्न हल करते हैं, ये वाला। यहाँ पे लिखते हैं हल 4, 5x का वर्ग धन 3x ऋण 2 बराबर 0। ठीक, अब मध्य पद को तोड़ेंगे दोस्तों। मध्य पद तोड़ने के लिए चेक कीजिए कि a का मान है 5 और b का मान है 3 और c का मान है 2। ठीक है, तो b को ऐसे तोड़ेंगे कि a गुणा c बराबर हो। तो a का मान है 5, c का मान है 2, मतलब 10। तो b को कैसे तोड़ना है कि जब जोड़ या घटाव करेंगे तो b मिलना चाहिए, मतलब 3 मिलना चाहिए, और गुणा की यदि क्रिया होगी तो क्या बनना चाहिए, वो 10 बनना चाहिए। ठीक है, ये b। तो देखिए 3 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 3 को हम 5 ऋण 2 तोड़ सकते हैं, इससे हमको मिल जाएगा ये 3, और यदि इसी को 5 गुणा 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10। तो दो संख्या मिल गया, कैसे टूटेंगे, 5 और 2 से। तो चलिए दोस्तों इसको तोड़ते हैं मध्य पद को। यहाँ पे लिख दो कि मध्य पद तोड़ने पर, जब मध्य पद को तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 5x² और उसके बाद
धन 5x में ऋण 2x घटाएंगे तो 3x मिल जाएगा। ठीक है, उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। ये लिखो, उभयनिष्ठ लेने पर कॉमन लेंगे, कॉमन उभयनिष्ठ। तो इसमें से 5x कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा x धन 1। फिर यहाँ से ऋण 2 कॉमन है तो ऋण के साथ बाहर आएगा तो यही बन जाएगा x धन 1 0। दोनों में x धन 1 कॉमन है और इधर है 5x ऋण 2 बन गया। ठीक, तो 2 गुणनखंड मिल गए। दोनों मान को हम चेक कर लेते हैं। एक को x धन 1 बराबर 0 और एक 5x ऋण 2 बराबर 0। x का मान यहाँ से ऋण 1 मिलेगा और x का मान इधर 2 धन में फिर 2/5। ठीक है, तो दोस्तों x के हमको 2 मान मिल गए। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि अतः समीकरण के मूल x बराबर ऋण 1 और x बराबर 2/5 हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका चौथा वाला भी प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम 5वां को हल करेंगे। 5वां प्रश्न को, 5वां है आपका 6x स्क्वायर धन 7x धन 2 बराबर 0। मध्य पद को तोड़ेंगे तो देखो a का मान क्या है, a का मान है 6, b का मान है 7 और c का मान है 2। ठीक है, तो b बराबर क्या होगा, ac। a का मान है 6 और c का मान है 2, मतलब ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब b को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जब b में प्लस और माइनस की क्रिया होगी तो हमें कितना मिलना चाहिए, 7। ठीक है, जो b का मान है। और इसी b में जब गुणा की क्रिया होगी तो क्या मिलना चाहिए हमको, 12। ठीक है, तो देखो 7 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, धन 5 धन 2, नहीं 5 धन 2 नहीं तोड़ सकते हैं, 4 धन 3 तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 7 हो गया और इसका 4 गुणा 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और 3 हमें मिल गए 2 अंक जिससे ये टूट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लिखते हैं मध्य पद तोड़ने पर। ठीक है, जब मध्य पद को तोड़ेंगे तो कौन कौन से अंक, तो धन 4x और धन 3x धन 2 बराबर 0। ठीक है, तोड़ गए दिए। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, कॉमन निकालेंगे तो देखो यहाँ से 2x कॉमन है तो यहाँ पे 2 तिया 6, 3x बच जाएगा, फिर यहाँ 2 बच जाएगा। यहाँ से 1 लेंगे धन 1 तो 3x धन 2। ठीक, दोनों में उभयनिष्ठ है, इधर देखो 3x धन 2 तो 3x धन 2, फिर ये 2x धन 1 बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 गुणनखंड मिल गए, मतलब दोनों मूल को याद कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x धन 2 बराबर 0 और ये 2x धन 1 बराबर 0। तो x का मान यहाँ से ऋण 2/3 और x का मान यहाँ से ऋण 1/2। ठीक है, ये हमको 2 मूल मिल गए जो समीकरण बोला था, ऋण 2/3 और ऋण 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, अतः समीकरण के मूल x बराबर ऋण 2/3, x बराबर ऋण 1/2 है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 5वां वाला प्रश्न हल हुआ। तो दोस्तों अब हम हल करेंगे आपका 6वां समीकरण। तो यहाँ पे लिखते हैं हल 6, क्या दिया है, 4 करनी 3x वर्ग धन 5x ऋण 2 करनी 3 बराबर 0। ठीक है, तो आप ऐसे करनी 3 वाला जो प्रश्न है या करनी वाला जो प्रश्न है, ठीक है, इसे आप मध्य पद तोड़ कर यदि बनाएंगे तो आपको क्या होगा, परेशानी होगा, क्योंकि गुणा भाग करने में करनी का दिक्कत रहेगा। इसलिए हमको क्या करेंगे, इसको श्रीधराचार्य सूत्र विधि से बनाएंगे। ठीक है, श्रीधराचार्य
चार्य सूत्र से बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, जब इसे तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा 4 करनी 3, b का मान आ जाएगा 5, c का मान आ जाएगा -2 करनी 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे श्री धराचार्य सूत्र से, और जो सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac 2a बटे में, ठीक। चलो इसमें मान रखते हैं, तो x b का मान है 5, तो -5 धन b का मान है 5, 4 a का मान है 4 करनी 3 और c का मान है -2 करनी 3, ठीक। नीचे में 2, a का मान है 4 करनी 3, ठीक। अब इसे हल कीजिए, x बराबर -5 धन ये क्या हो जाएगा आपका 5 का वर्ग रहेगा, ठीक है। यहाँ इसे 25 हो जाएगा, ऋण और ऋण, ठीक है, 2 ऋण है, दोनों का आपस में गुणा होगा तो धन हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 × 16 गुणा 2 गुणा करनी 3 और करनी 3 हो जाएंगे, ठीक। फिर नीचे में आपका है 2 गुणा 4 करनी 3, ठीक। हो जाएगा x बराबर -5 धन जाएगा 25 धन 16 3 48, 48 दूनी 96, ये हो जाएगा आपका 8 करनी 3, x बराबर -5 धन 96 और 25 को जोड़ेंगे तो आएगा 121, फिर 8 करनी 3, x बराबर -5 धन 121 को लिख सकते हैं 11 का वर्ग 8 करनी 3, ठीक है। अब x बराबर -5 धन 11 बटे 8 बटे 3, ठीक है, ये है x का मान, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो इसको 2 प्रकार से लेंगे, एक हम लेंगे धनात्मक, एक लेंगे ऋणात्मक। तो जब इसको धनात्मक लेंगे तो x बराबर -5 धन 11 बटे 8 बटे 3 और ये x बराबर -5 ऋण 11 8 करनी 3, x बराबर ये हो जाएगा धन 6 फिर 8 करनी 3, ये हो जाएगा x बराबर -11 8 करनी 3। अब करता है उसे काट देंगे, 2 × 6 2 × 8, ठीक है। दोस्तों ये जुड़ जाएगा, -5 और -11 हो जाएगा आपका -16, ठीक है। फिर ये 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ठीक। तो क्या क्या मान मिल गए x के, उसे आप देखिए, ये हो जाएगा x बराबर 3 बटे 4 करनी 3 और ये हो जाएगा x बराबर 1 बटे 2 करनी 3, ठीक है। नहीं, ये 8 एकम 8 सॉरी नीचे रहेगा और 8 दूनी 16 ये रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 बटे करनी 3। इसे आप ऐसे और लिख सकते हैं, करनी 3 को चाहें तो करनी 3 गुणा करनी 3, फिर 4 गुणा करनी 3 है तो करनी 3 से करनी 3 कैंसल, और यहाँ आपका ये तो सेम रहेगा 2 करनी 3, ठीक है। ऋणात्मक ले रहे हैं इसलिए ऋण रहेगा। तो इसके 2 मान मिल गए, x बराबर 1 आया करनी 3 बटे 4 और एक x बराबर ऋण करनी 2 बटे 3, ठीक है दोस्तों, ये आपके 2 मान आ गए। तो आप लिख सकते हैं कि अतः समीकरण के 2 मान x बराबर करनी 3 बटे 4 x बराबर ऋण 2 बटे करनी 3 है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला आपका क्या हुआ, छठवां जो आपका प्रश्न था ये हल हो गया, ठीक। तो
इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप तब आपके उत्तर आ जाएंगे। ठीक दोस्तों, अब चलिए हम आपके अगले प्रश्न 7वां को हल करेंगे। 7वां लिखते हैं हल क्रमांक 7। 10x ऋण 1/x बराबर 3। ठीक है, ये अभी वर्ग समीकरण के रूप में नहीं है, इसे तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, पहले ऐसे करते हैं तो 10 का गुणा 1 किससे होगा, 10 गुणा 10x है, इसका गुणा होगा 100 के साथ, फिर ऋण 1 का गुणा होगा 1 के साथ, इन नीचे वालों का होगा 1 गुणा x बराबर 3। ठीक, अब यह हो जाएगा 10x का वर्ग, फिर ऋण 1, फिर x बराबर 3। इसे और लिखेंगे तो 10x वर्ग ऋण 1 से इधर आके 3x हो जाएगा, फिर सबको इधर लाएंगे तो 10x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 1 बराबर 0। ये आ गया आपका वर्ग समीकरण के रूप में। ठीक है, अब आप यहाँ से इसका मध्य पद तोड़ सकते हैं। तो देखिए इसे कैसे किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। b बराबर है हमारे पास 3 और a बराबर है 10, c बराबर है 1। a c यदि निकालेंगे 10 गुणा 1 तो आ गया है 10। अब b को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 को धन 5 में यदि ऋण 2 हटाएंगे 3 मिलेगा, और 5 गुणा 2 कर देंगे तो वह मिलाएगा 10। तो हमको 2 मिल गए अंक, 5 और 2। ठीक है, 5 और 2 से हम तोड़ते हैं। ठीक, इस प्रकार पता चल जाता है कि मध्य पद तोड़ने के लिए कौन से अंक आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं मध्य पद तोड़ने पर हो जाएगा 10x स्क्वायर ऋण 5x धन 2x ऋण 1। ठीक, या आप इसे इस प्रकार लिख लीजिए कि धन 2x ऋण 5x, तो भी ठीक है। अब उभयनिष्ठ निकालेंगे तो इसमें से 2x निकलेगा तो यहाँ बचेगा 5x धन 1। यहाँ ऋण 1 को निकाल देंगे तो यहाँ बन जाएगा 5x, अंदर का चिन्ह बदल के धन 1 बराबर 0। तो अब 5x धन 1 उभयनिष्ठ हुआ, 5 2x ऋण 1 ये बचा, तो 2 गुणनखंड दोस्तों हमें मिल गए। चलिए इन दोनों को याद करते हैं तो 1 मिलेंगे हम, 5x धन 1 बराबर 0, 2x ऋण 1 बराबर 0, x का मान ऋण 1/5 यहाँ से और x का मान धन 1/2 यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो x के आपके 2 मान मिल गए, 2 मूल मिल गए आपको। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः समीकरण के मूल x बराबर ऋण 1/5 और x बराबर 1/2 है। ठीक दोस्तों, तो ये आपका 7वां वाला हल हो गया। ठीक है, आपका 7वां हल हो गया। अब चलिए हम लोग 8वां को हल करेंगे। आपका 8वां प्रश्न, यहाँ पे लिखते हैं फिर हल। 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4 करनी 2 एक्स धन 6 बराबर 0। ठीक है, तो देखो करनी वाला है। ठीक है, तो इसको किससे बनाएंगे हम लोग, श्री धराचार्य। ठीक है, इससे आसानी होगा गुणनखंड इसका याद करने में। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये दिए गए समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है, जब इससे करेंगे तुलना तो ए का मान आएगा 1, बी का मान आएगा ऋण 4 करनी 2 और सी का मान है 6। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे श्री धराचार्य सूत्र से, ठीक है, इससे हल करेंगे तो सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है, मान रखेंगे तो b का मान है ऋण 4
करनी 2, ठीक है, धन ऋण, फिर अंडर रूट है, यह है ऋण 4 करनी 2 का वर्ग, ऋण 4, a का मान है 1, c का मान है 6, फिर 2 गुणा a का मान है 1, ठीक है। इसे हल करते हैं तो x बराबर ये हो जाएगा धन 4 करनी 2, फिर धन ऋण, ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16, ऋण का वर्ग धन, तो 16 गुणा 2 हो जाएगा, वर्ग में करनी कट जाएगा, फिर ऋण, ये हो जाएगा 6 चौक 24, ठीक है। यहाँ लिखिए 2 गुणा x, 4 करनी 2 धन ऋण, ये हो जाएगा 32, फिर ये हो जाएगा आपका 24, ये हो गया आपका 2, x बराबर 4 करनी 2 धन ऋण 32 में जब हम 24 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8 करनी 8, ठीक है। तो कर्ण 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, बराबर 8 होता है, तो 2 वर्ग है, बाहर आ जाएगा और इसमें क्या है रूट लग जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। करनी 8 बटे 2, तो x बराबर 4 करनी 2 धन ऋण से क्या लिख सकते हैं, 2 करनी 2 बटे 2, ठीक है। फिर x 2 घनिष्ठ है, 2 निकलेगा तो 2 करनी 2 यहाँ बचेगा, फिर 2 करनी 2 ही निकल जाएगा, पूरा निकालेंगे तो 4 करनी 2, ठीक, फिर तो यहाँ से 2 काटने के लिए घनिष्ठ निकालेंगे तो करनी 2 यहाँ बचेगा, 2 करनी 2 बचेगा, 2 दूनी 4 होता है, धन ऋण, फिर यहाँ करनी 2 बचेगा 2, फिर ये हो गया 2 से 2 कट गया, x बराबर 2 करनी 2 धन ऋण करनी 2, ठीक है, ये मान है। अब इसको एक बार आप धनात्मक लेके हल करें और एक बार ऋणात्मक लेके, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार हम लोग धनात्मक के लिए हल करेंगे, इसको एक बार ऋणात्मक के लिए हल करेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 करनी 2 धन करनी 2, और इसको x बराबर 2 करनी 2 ऋण करनी 2, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप आसानी से जोड़ घटाने के लिए दिमाग में आप कुछ भी लिख सकते हो, कि यहाँ पे लिख सकते हो माना करनी 2 को हमने y मान लिया, ठीक है। अब लिखते हैं x बराबर ये हो जाएगा 2y धन y, ठीक है, और ये हो जाएगा x बराबर 2y ऋण y, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा ये 3y हो जाएगा और ये हो जाएगा y, ठीक है। अब y की जगह में हम क्या लिखेंगे, करनी 2, ठीक, तो x बराबर ये हो जाएगा 3 करनी 2 और ये हो जाएगा x बराबर करनी 2, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, आपके 2 मूल हैं, ठीक है, जो जोड़ घटा के प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे लिख देना है कि अतः समीकरण के मूल x बराबर 3 करनी 2 और x बराबर करनी 2 हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आपको करनी वाला प्रश्न मिले तो उसे आप श्रीधराचार्य सूत्र से बनाएं, तो ये बहुत ही आसानी से बनेगा, आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका 8वां वाला प्रश्न भी दोस्तों कंप्लीट। दोस्तों चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 9 को हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हल 9, प्रश्न है ए बी एक्स स्क्वायर धन बी वर्ग माइनस ए सी एक्स ऋण बी सी बराबर 0 गुणनखंड के रूप में लेना है। तो काम करते हैं, सबका गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स ऋण ए सी एक्स ऋण बी सी बराबर 0, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए कि हमारा बी बी स्क्वायर बी एक्स कॉमन निकल रहा है, बी एक्स तो यहाँ बन जाएगा ए और एक एक्स बन जाएगा धन, यहाँ एक बी बन जाएगा, यहाँ से सी कॉमन निकल रहा है तो यहाँ ए एक्स ये ऋण सी निकला है तो ये धन हो जाएगा, बी बराबर 0। देखो दोनों में ए एक्स और बी कॉमन है, फिर ये है बी एक्स ऋण सी, तो गुणनखंड के रूप में आ गया, दोनों को हम लोग 0 के बराबर लेके हल कर लेते हैं। तो ए एक्स धन बी बराबर 0 बी एक्स ऋण सी बराबर 0, एक्स का मान आएगा यहाँ से
ऋण बी बटे ए, तो एक्स का मान आएगा यहाँ से सी बटे बी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है ये, केवल जो दिया है उसका गुणा कर देना है, गुणा करके उभयनिष्ठ निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः समीकरण के मूल x बराबर ऋण बी बटे ए, एक्स बराबर सी बटे बी है। ठीक दोस्तों, ये आपका 9वां वाला प्रश्न बन गया, इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। पहले हमने इसका गुणा कर दिया, इसका यहाँ पे गुणा हुआ, गुणा होने के बाद हमने बी एक्स दोनों में लिखा, इसमें सी दोनों में लिखा, कॉमन निकाल लिया, उसके बाद हल कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब आपका जो अगला प्रश्न है इसे हम हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, लिखते हैं हल 10 क्या है, x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर 5/6। और यहाँ बोला है x न धन 1 है न ऋण 1 है, ये नहीं है। ठीक, चलिए इसको थोड़ा हल करते हैं। तो तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा करने पर तो ये हो जाएगा x धन 1 गुणा x धन 1 x ऋण 1 x ऋण 1। ठीक, और ये हो जाएगा x ऋण 1 x धन 1 बराबर 5/6। ये इस प्रकार से लिखा जाएगा फार्मूला के रूप में, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2a b, फिर ये ऋण वाले फार्मूला के रूप में a का वर्ग ऋण a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। ठीक है, और नीचे ये हो जाता है एक सूत्र a धन b और a ऋण b, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं a वर्ग ऋण b वर्ग। ठीक, तो नीचे वाला वैसे ही तो हो जाएगा x वर्ग ऋण 1 बराबर 5/6। हल करते हैं तो हो जाएगा x वर्ग धन 2x धन 1, फिर यहाँ से ऋण चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक दोस्तों, फिर ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर ऋण 1। यहाँ देखिए ये x वर्ग कट गया, एक भी कट गया, तो हमारे पास बचा 2x और 2x जुड़ गए तो 4x बटे x स्क्वायर ऋण 1 बराबर 5/6। गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 6 का गुणा 4x से हो जाएगा, 5 का गुणा होगा x वर्ग ऋण 1 से, ये हो जाएगा आपका 24x, ये हो जाएगा 5x वर्ग ऋण 5। इधर में आएंगे या 24 को उधर भेज देंगे तो 5x वर्ग ऋण 5 ऋण 24x बराबर 0। इसे जमा के लिखेंगे 5x वर्ग ऋण 24x ऋण 5 बराबर 0। ठीक है, अब इसका मध्य पद को तोड़ लेंगे। 24 को कैसे तोड़ेंगे, तो देखो ये a है c है, तो a गुणा c कितना मिल रहा है 25। 24 को ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग 25 ऋण 1। ठीक है, और इसका जब गुणा करेंगे 25 गुणा 1 तो क्या मिल जाएगा 25, तो दो संख्या मिल गया, एक है 25 और एक है 1। ठीक, चलिए तोड़ते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि मध्य पद तोड़ने पर 5x वर्ग, फिर इसको हम लोग धन 25x ऋण x ऋण 5 बराबर 0। 5x उभयनिष्ठ है तो यहाँ बन जाएगा x धन 5, यहाँ ऋण 1 निकाल लेते हैं तो ये भी हो जाएगा x धन 5 बराबर 0। दोस्तों फिर x धन 5 उभयनिष्ठ है, ये हो जाएगा 5x ऋण 1 बराबर 0। दोनों को हल करते हैं, ये x धन 5 बराबर 0, 5x ऋण 1 बराबर 0, तो x का मान आया यहाँ ऋण 5, x का मान यहाँ आया 1/5। ठीक दोस्तों, तो दो हमको मूल मिल गए, मान मिल गए। दोस्तों ये आपका हुआ कंप्लीट x के मान, लेकिन आपकी थोड़ा सा चेंज है,
कहाँ पर मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ ताकि आप इसे सुधार लें। ये ऋण 24 कब आएगा? जब हम ऋण 25 में धन 1 को घटाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला 5 क्या रहेगा आपका? ऋण 5 रहेगा। नहीं, ये वाला 5 तो आपका 5 ही रहेगा, हाँ ऋण 5 रहेगा। और उसके बाद ये वाला 1 आपका धन 1 हो जाएगा और ये आपका 5 आपका ऋण ही रहेगा, ठीक है। तो ये 1 से ऋण 5 आ जाएगा और ये 1 से धन 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से यहाँ का मान 5 आएगा और यहाँ का मान 1/5, ठीक। थोड़ा सा चिन्ह का मिस्टेक था, ठीक दोस्तों। बाकी ये बन गया। तो इस प्रकार आपके इस प्रश्न के आपके 10 समीकरण जो दिए गए थे हमने पूरे हल कर दिए, ठीक दोस्तों। तो धीरे धीरे पढ़िए क्योंकि समझना जरूरी है, गणित है। एक बार समझ आ जाएगा तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़रूरतमंद तक, और मेरा आप आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।